हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है, अब सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं। सेमेस्टर 1 वाले सभी स्टूडेंट अब सेमेस्टर 2 के अंदर आ चुके हैं। तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ जो सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, उसका यूनिट नंबर 1, जिसमें आज हमें देखना है कंपनी एक्ट के बारे में और कंपनी लॉ की स्टार्टिंग हम करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, लेकिन इसमें आपको स्टार्टिंग में पहले कंपनी एक्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद फिर आपको कंपनी लॉ का सारा कंटेंट मिलेगा आगे की यूनिट्स में। तो आज हम देखने वाले हैं इसकी यूनिट नंबर 1। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको यहाँ सेमेस्टर 2 का सारा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो बिना देर के अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर द कंपनीज एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, इट वाज प्रिसीडेड बाय कंपनीज एक्ट 1956। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसे इनेक्ट किस लिए किया गया था? कंपनी से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उन्हें कंसोलिडेट किया गया था और उन्हें अमेंड किया गया था, तब ये कंपनीज एक्ट 2013 आया था। इससे पहले जो कंपनीज एक्ट चलता था वो था कंपनीज एक्ट 1956 वाला, वो पुराना हो गया था। अब ये नया कंपनीज एक्ट कुछ लॉज को अमेंड करके न्यू पॉलिसीज के अकॉर्डिंग तब ये लाया गया था। ड्यू टू चेंज इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट and to facilitate expansion and growth of our economy, the central government decided to replace the Companies Act 1956 with new legislation। यही बोला गया है, नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब हमें जो कंपनी लॉ है उस मतलब कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ जो कुछ भी है उसे भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो पहले कंपनीज एक्ट 1956 था वो काफ़ी पुराना हो चुका था। It aims to improve corporate governance, simplify regulation, strengthen the interest of minority investors। इसका एम क्या था? जो कॉरपोरेट मतलब जो कंपनीज होती हैं उन्हें गवर्न करना, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, और जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर होते हैं मतलब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इसका एम था। दिस एक्ट कंटेन 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स एंड डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर। ये जो एक्ट है आपका पूरा कंपनीज एक्ट वो 470 सेक्शंस में डिवाइड है, 7 शेड्यूल्स होंगे और 29 चैप्टर्स होंगे इसमें, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट मतलब ये कंपनीज एक्ट किन किन पर एप्लीकेबल होता है, मतलब किन किन पर लागू होता है। तो सबसे पहले कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस और एनी प्रीवियस लॉ, मतलब जो भी कंपनी इस लॉ के अंदर बनी है या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी है, मतलब जो 1956 वाला है उसके अंदर बनी है, उन पर भी अब ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरेंस रेगुलेशन IRDAI एक्ट के अकॉर्डिंग बनी होती हैं, उन पर भी ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो हैगा उसके अकॉर्डिंग बनी होती है, उन पर भी एप्लीकेबल होता है। कंपनीज इंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं या जनरेट करती हैं, उन कंपनीज पर भी ये एप्लीकेबल होता है। एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और कोई भी ऐसी कंपनी जो चाहे किसी भी एक्ट से गवर्न की जा रही हो उस पर ये कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। अब अगर कंपनी क्या होती है, तो मीनिंग है कंपनी का अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 है वो डिफाइन करता है कंपनी को। कंपनी मीन्स कोई भी कंपनी जो कि या तो इस एक्ट के अंदर बनी हो या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी हो, वो कंपनी कहलाती है। फीचर्स क्या क्या होते हैं एक कंपनी के? तो नंबर 1 है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो व्हेन अ कंपनी कैन रजिस्टर्ड इट इज क्लॉथ्ड विद अ लीगल पर्सनैलिटी, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर और इट्स मेंबर। A company can own property, have bank account, raise loan, incur liability and enter into contracts। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है जो वो एक कंपनी होती है वो अपने ओनर या जो उसके मेंबर्स होते हैं उनसे अलग होती है, वो दोनों एक आइडेंटिटी नहीं होते। जो कंपनी है वो अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, लोन ले सकती है अपने नाम से, लाइबिलिटी कोई भी इनकर कर सकती है और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कंपनी अपने नाम से। तो इस तरीके से जो कंपनी है वो उसके ओनर मतलब जो उसे बनाता है या उसके जो मेंबर होते हैं उनसे अलग होती है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन, ये इसका सेकंड फीचर है। तो हैगा इसका मतलब क्या है? मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनीज गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप ऑन ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय एक्ट।
परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, डेथ होती रहेगी, इंसॉल्वेंट होते रहेंगे, वो चलता रहेगा। लेकिन इससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी को तभी बंद किया जाता है जिस तरीके से कंपनी एक्ट में बताया गया हो, मतलब जो उसका मेमोरेंडम वगैरह जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर। बाकी आगे हमें पढ़ना है क्या होते हैं, तो इनके अंदर बताया जाता है कि कोई कंपनी कैसे बंद हो सकती है, तभी उसे बंद किया जाता है, वरना वो परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये माना जाता है हमेशा चलती ही रहेगी। Since a company is an artificial person created by law, law alone can bring an end to its life। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है, तो लॉ के पास ही पावर होती है कि वो इसे बंद कर सके। इट्स एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो इसके मेंबर्स की डेथ या इंसॉल्वेंसी से अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये भी इसका एक फीचर है। तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड अपॉन काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, मतलब वो किस टाइप की कंपनी में मेंबर है उसके ऊपर उनकी लाइबिलिटी डिपेंड करती है। वैसे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जिनमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है। तो देखिए नंबर 1 है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जो कंपनी ही लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसमें तो नाम में ही क्लियर है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होल्ड बाय देम। जो ऐसी कंपनी होती है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती हैं, उनमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होती है, जितने अमाउंट का उन्होंने शेयर होल्ड कर रखा है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा कोई भी पैसा उन्हें नहीं देना होता। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये कौन सी होती है, द मेंबर आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम एंड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है वो कौन सी कंपनी होती है, वो कंपनी जिसमें जब कंपनी फॉर्म होती है तब कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि गारंटी दे देते हैं कि अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, मतलब वाउंड अप होती है, बंद होती है, तो उस टाइम पर अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम इतनी अमाउंट तक का पैसा आपको कंपनी को देंगे। वो कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और इसमें जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी उतनी होती है जितनी उन्होंने फॉर्मेशन के टाइम पर कहा था कि हम इतना पैसा देंगे, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है। थर्ड होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो वो कंपनी जिसमें हम सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती उनकी लाइबिलिटी पर, वो कहलाती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। नेक्स्ट फीचर है कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। एक कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है क्योंकि इसे क्रिएट करा जाता है एक ऐसे प्रोसेस से जो कि बर्थ नहीं होती, इसकी एक प्रोसेस से इसे क्रिएट किया जाता है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसे क्रिएट कौन करता है, लॉ इसे क्रिएट करता है। इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू। कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, एक्सेप्ट मतलब क्या क्या काम नहीं कर सकती है कंपनी, तो सेंड टू जेल मतलब कंपनी को जेल नहीं भेजा जा सकता है। टेक एन ओथ, कोई भी ओथ नहीं ले सकती है कंपनी। मैरी और प्रैक्टिस अ लर्न प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन को लर्न या प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, मतलब कोई भी अगर प्रोफेशन करना चाहे वो नहीं कर सकती। हेंस इट इज अ लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस। तो इस वजह से इसे एक लीगल पर्सन कहा जाता है अपनी सेंस में, ठीक है। ये हो गया आपका कंपनीज क्या होती है और कंपनी के क्या क्या फीचर होते हैं। तो 4 फीचर हमने देखे, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। ये सारा कंटेंट आपके सिलेबस से ही है, जो डी यू सोल ने आपका सिलेबस रिलीज करा है उसी के अकॉर्डिंग ये सारा कंटेंट मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। तो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी क्या होती है, इट रेफर्स टू अ लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर ऑफ कंपनी। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी एक लीगल कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो कंपनी है वो अपने मेंबर से सेपरेट है, उसकी एक लीगल सेपरेट आइडेंटिटी होती है। इट इज अ कंसेप्ट दैट मेंबर ऑफ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड टू कंपनीज एक्शन। ये एक कंसेप्ट है जो क्या कहता है कि अगर कंपनी के एक्शन मतलब कंपनी की कुछ भी एक्शन की वजह से कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आती है तो वो लाइबिलिटी मेंबर्स पर ट्रांसफर नहीं होती, वो लाइबिलिटी सिर्फ कंपनी की ही रहेगी, मेंबर्स की वो लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। वो कहलाता है कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। इफ द कंपनी इनकर एनी डेट और कॉन्ट्रवेंस एनी लॉ, द कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट इंप्लाइज दैट मेंबर शुड नॉट बी लाइबल फॉर दीज एरर। अगर कंपनी कोई भी डेट लेती है, मतलब कोई भी लोन लेती है और या फिर किसी लॉ को कॉन्ट्रवीन करती है, मतलब उसको तोड़ देती है लॉ को, तो उसके लिए सिर्फ कंपनी लायबल होगी, उसके मेंबर उसके लिए लायबल नहीं होंगे, ठीक है। ये तो हो गया कॉर्पोरेट विल थ्योरी होती क्या है। अब
आगे कंसेप्ट है आपका व्हेन कॉर्पोरेट विल लिफ्टेड, मतलब ये कब हो जाता है कि जब कंपनी के एक्शन की वजह से मेंबर कब लायबल हो जाते हैं। तो वो देखना है, तो नंबर 1 है टू डिटरमाइन कैरेक्टर ऑफ कंपनी। एन कंपनी अ कंपनी कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज एन एनिमी कंपनी इफ इट्स अफेयर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल ऑफ अ एनिमी कंट्री। एक कंपनी को हम एनिमी कंपनी कब कहेंगे, जब उसके अफेयर कोई ऐसी कंट्री के लोगों के हाथ में हो जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा हो, तो वो कंपनी एनिमी कंपनी कहलाती है। और अगर हमें जानना हो कि कोई कंपनी एनिमी कंपनी है या नहीं है, तो हम उसकी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं, मतलब वो कॉर्पोरेट व्हील एक तरीके से पर्दा उठा सकते हैं और जान सकते हैं कि इस कंपनी को चलाने वाले एक्चुअल मेंबर्स कौन है। सेकेंड है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्सेस in certain matter concerning the law of taxes duty and stamp particularly where question of controlling interest is an issue। मतलब जब हमें रेवेन्यू टैक्स को प्रोटेक्ट करना हो, कोई कंपनी है जो कि अपने रेवेन्यू को कम दिखाकर टैक्स कम पे कर रही है और गवर्नमेंट को लगता है कि ये कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा है, तो जो गवर्नमेंट है वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है, मतलब पर्दा उठा सकती है और देख सकती है कि एक्चुअल में रेवेन्यू क्या है। थर्ड अगर टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन where it was found that the sole purpose for the formation of company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen, then the law upheld the will to look at real transaction। मतलब कभी कभार क्या होता है, कोई कंपनी एक और कंपनी इसलिए फॉर्म कर देती है कि उसे जो वर्कर्स को बेनिफिट देने होते हैं ना, वो बेनिफिट वर्कर को ना देने पड़े और वो नई कंपनी में अपना वो सारा पैसा लगा दे। इसकी वजह से जब वो कंपनी फॉर्म की जाती है तो उसे कहा जाता है लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए बनाई गई है वो कंपनी। और इस टाइम पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर एक्चुअल ट्रांजेक्शन देख सकती है कि क्या हो रहा है कंपनी में। Next है formation of subsidiary to act as an agent। A company may sometime be regarded as an agent of its member or of another company, hence the principal will be held liable for any act of that company। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अपना एजेंट बना देती है और वो एजेंट मतलब जो एजेंट कंपनी है वो कोई ऐसा एक्शन करती है जो कि उसके पावर के बाहर था, तो उस एक्शन के लिए कौन लायबल होगा, जो प्रिंसिपल कंपनी है वो लायबल होगी। और ये जानने के लिए कि प्रिंसिपल कंपनी कौन है, तो गवर्नमेंट एजेंट कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है। फिफ्थ है कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और टू डिफीट लॉ वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज एडॉप्टेड फॉर इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस। मतलब जब कंपनी बनाई ही फ्रॉड करने के लिए गई हो, लॉ को डिफीट करने के लिए, मतलब कानूनों को तोड़ने के लिए बनाई गई हो, तो इस टाइम पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर उसका एक्चुअल पर्पस जान सकती है कि कंपनी किस लिए फॉर्म की गई है। ये 5 पॉइंट से आपके व्हेन वाज द कॉर्पोरेट व्हील लिफ्टेड, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम्स में। इसके बाद आपका जो सिलेबस में था वो हैगा आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ना है। तो मैं एक एक करके सारी कंपनी जो जो आपके सिलेबस में दी गई हैं उनके बारे में लेकर आया हूँ। सबसे पहले आएगी आपकी 1% कंपनी कौन सी होती है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन 1% कंपनी एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 63 कंपनीज एक्ट 2013 का डिफाइन करता है 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन उसका कंपनी का मेंबर होता है, ओनर होता है। इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। ये किस लिए बनाया गया है इस टाइप की कंपनी को, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेटाइजेशन को इनकरेज करने के लिए इस टाइप की कंपनी को फॉर्म किया गया। इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। जो ये वाली 1% कंपनी भी होती है इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है उसके मेंबर्स की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखिए इससे रिलेटेड। ओनली 1% एज अ मेंबर होता है, नो लिमिट होती है, कितनी भी आप कैपिटल लगा सकते हैं, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी इंडिकेट नेम ऑफ पर्सन हु बिकम मेंबर आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। जो इस कंपनी का मेमोरेंडम बनता है, मेमोरेंडम क्या होता है इसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें उस कंपनी के नॉमिनी का नाम होता है। मतलब जो एक मेंबर है सिंगल 1% कंपनी में, अगर उसकी डेथ हो जाती है बाई चांस, तो फिर उसके बाद उसका मेंबर कौन बनेगा, तो वो कहलाता है मेमोरेंडम में उसका नाम नॉमिनी के फॉर्म में शो होना चाहिए। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड reside in India not less than 120 days during preceding financial year।
सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही 1% कंपनी का मेंबर या फिर नॉमिनी बन सकता है जो कि पिछले साल में 120 डेज इंडिया में रहा हो, वही उसका मेंबर बन सकता है। नो पर्सन बिकम मेंबर और नॉमिनी फॉर मोर देन 1 ओपीसी। कोई भी पर्सन या तो मेंबर या नॉमिनी किसी एक से ज्यादा ओपीसी में नहीं बन सकता है, ठीक है। नो माइनर शेल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। कोई भी माइनर पर्सन ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता। नॉट एनी ओपीसी कन्वर्टेड इनटू एनपीओ अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, कोई भी ओपीसी उस कंपनी में उस टाइप की कंपनी में जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें कन्वर्ट नहीं हो सकती कोई भी ओपीसी। सेकंड टाइप की जो कंपनी आएगी आपकी वो आएगी प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 डिफाइन करता है प्राइवेट कंपनी को। तो इट मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। मतलब वो एक कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल को प्रिस्क्राइब किया जाता है और जिसका आर्टिकल क्या कहता है कि नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब कितनी कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन कंपनी की कैपिटल पे। जो मिनिमम नंबर होते हैं वो 2 मेंबर होना कंपलसरी है प्राइवेट कंपनी में, एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी में 1 मेंबर होता है, उसके अलावा बाकी जो भी प्राइवेट कंपनी होंगी उनमें 2 मेंबर होने जरूरी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के? तो 200 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। राइट टू ट्रांसफर शेयर रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कोई भी पर्सन अपना शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। कोई भी जनरल पब्लिक का कोई भी जनरल पब्लिक में से प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी। जो स्मॉल कंपनी आती है वो प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में ही आती है। इफ 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर ज्वाइंटली दे विल ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। अगर प्राइवेट कंपनी में कोई भी 2 मेंबर ज्वाइंटली मतलब एक साथ मिलकर कोई शेयर हेल्ड करते हैं तो उसे एक ही शेयर माना जाएगा। पर्सन हु आर एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय ऑफ कंपनी आर नॉट इंक्लूडेड इन नंबर ऑफ मैक्सिमम मेंबर। अगर मैक्सिमम नंबर की काउंटिंग की जाए तो उसमें जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उन्होंने जो शेयर ले रखे हैं और जो एक्स एम्प्लॉय है मतलब पहले एम्प्लॉय थे अब एम्प्लॉय नहीं है लेकिन उनके पास शेयर हैं, तो फिर उन्हें मैक्सिमम नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइवेट कंपनी के बारे में। नेक्स्ट है आपका स्मॉल कंपनी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी पब्लिक कंपनी को छोड़कर जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो और जिसका टर्नओवर 20 करोड़ रुपीज से ज्यादा ना हो, मतलब प्रॉफिट 20 करोड़ से ज्यादा ना हो, वो कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आती है। एक्सेप्शन क्या है? द क्लॉज शेल नॉट अप्लाई टू। ये किस किस पर अप्लाई नहीं होता? अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर हो, अ कंपनी और बॉडी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, उस पर ये स्मॉल कंपनी वाला एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपकी पब्लिक कंपनी कौन सी होती है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 डिफाइन करता है पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। एंड हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब कोई भी किसी को भी शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। फिर आता है आपका एसोसिएट कंपनी। ये भी एक टाइप की कंपनी है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है। इट मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड अ ज्वाइंट वेंचर। एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जो कि सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए और ज्वाइंट वेंचर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? किसी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब होगा? Significant influence means control of at least 20% of total share capital, but it is not more than 50%. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हम तब कहते हैं जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी में 20% वोटिंग पावर मतलब शेयर्स को कंट्रोल करे, हेल्ड करे, तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहलाती है और जो दूसरी कंपनी है वो उसकी एसोसिएट कंपनी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका टाइप गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है। तो इट मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% और पेड अप ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्शली बाय सेंट्रल और पार्शली बाय स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज्यादा मतलब 51% या उससे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट हेल्ड करे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे दोनों मिलकर, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है।
फॉरेन कंपनी क्या होती है, तो सेक्शन 2 अब सेक्शन 42 डिफाइन करता है, इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, मतलब बनी हो, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, और जो कि इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही हो, या फिर कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एनी अदर मैनर, और या फिर किसी भी और मैनर में इंडिया के अंदर बिजनेस कंडक्ट कर रही हो, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाती है, जो कि बाहर बनी हो और इंडिया में बिजनेस कर रही हो। नेक्स्ट है आपका डोरमेंट कंपनी क्या होती है, तो डोरमेंट कंपनी को सेक्शन 455 डिफाइन करता है, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्टर फॉर ऑब्टेनिंग द डोरमेंट कंपनी। मतलब वो कंपनी जो किस लिए बनाई गई है, या तो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, या फिर सिर्फ होल्ड करने के लिए बनाई गई है, और जो कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है अपने पूरे टाइम में, जो उसका फाइनेंशियल ईयर है उसमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो उस टाइप की जो कंपनीज होती हैं उन्हें हम डोरमेंट कंपनीज कहते हैं। इनएक्टिव कंपनी, इन्हें इनएक्टिव कंपनी भी कहा जाता है। अब इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है, विच नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। इनएक्टिव कंपनी हम किसी को कब कह देते हैं, जब कोई कंपनी पिछले 2 सालों तक कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना करे, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ना करे, तो उसे इनएक्टिव कंपनी कह दिया जाता है, और वही कंपनी डोरमेंट कंपनी भी कहलाती है आपकी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी ये यूनिट नंबर 1 कंपनी लॉ की खत्म हो जाती है। यूनिट नंबर 1 में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना था। ये आपकी बहुत छोटी सी यूनिट है, क्योंकि इसमें आपको सारा कंपनीज एक्ट के बारे में बताया गया है। अब आगे की जो यूनिट्स हैं वो आपकी होंगी कंपनी लॉ से रिलेटेड, कंपनी लॉ वाला उसमें सारा कंटेंट आएगा। तो मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको अब यहाँ पर सेमेस्टर 2 के सभी सब्जेक्ट का कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।